अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स का वही चैप्टर नंबर 21, लेक्चर नंबर 7 आर्टिकल है, उसी तरह इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। आज हम गैमा की इंट्रोडक्शन पहले पढ़ने लगे हैं। गैमा जो चार्जलेस और मासलेस फोटोन है, हाई एनर्जी रेडिएशंस, इसकी जो इंटरेक्शन है वो इसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। जो हमने चैप्टर नंबर 19 में 3 फिनोमिना पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। उनमें भी गैमा डिफरेंट एनर्जीज वाला या फोटोन डिफरेंट एनर्जीज वाला यूज हो रहा था। तो वही है कि गैमा की जो इंटरेक्शन है मैटर के साथ वो डिपेंड करेगी उसकी एनर्जी पर। उस एनर्जी के मुताबिक कौन कौन सा फिनोमिना या रिजल्ट मिलेगा। वही पहले नंबर पर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा गैमा जिसकी एनर्जी लेस देन एनर्जी ऑफ गैमा जिसकी एनर्जी लेस देन होगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और ऐसा गैमा जिसकी एनर्जी इन बिटवीन होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, तो वो प्रोड्यूस करेगा कॉम्पटन इफेक्ट। अब इन दोनों में फर्क क्या है, उसी को रिवाइज कर लेते हैं। पहले नंबर पर अगर गैमा ये कोई भी मेटल है, मेटल सरफेस है, इस पर लो एनर्जी वाला गैमा 0.511 से कम वाला गैमा फॉल करे और फिर ये गैमा जो इस पर लो एनर्जी वाला फॉल हुआ, ये अंदर कोलिजन करेगा किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और उस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर अमिट हो जाएगा, जिसको हम फोटो एमिशन कहते हैं। और इस फिनोमिना को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और कौन सा गैमा ये फिनोमिना प्रोड्यूस करेगा? ऐसा गैमा जिसकी एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है उसको देख लें। कॉम्पटन इफेक्ट में कि अगर ये उसी तरह कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस, और यहां पर इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर दें कि ये है इधर कोई क्वासी या सेमी फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी किसी ऑर्बिट में नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मेटल्स में होते हैं। तो अब अगर ये एक हाई एनर्जी वाला, अप्रोक्सीमेटली कितनी एनर्जी वाला, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला ये फोटोन अगर इस पर फॉल करता है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर अमिट करा देगा, इजेक्शन करा देगा, यानी उसी तरह फोटो एमिशन होगी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा था। साथ ही साथ ये जो फोटोन है इसने अपनी कुछ एनर्जी, सारी नहीं, कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी इलेक्ट्रॉन को बाहर इजेक्ट कराने के लिए। बाकी इसके पास कुछ एनर्जी बच जाएगी और ये खुद लेस एनर्जी से, लेस फ्रीक्वेंसी से, ग्रेटर वेवलेंथ से एक तरफ स्कैटर्ड हो जाएगा। तो वो फिनोमिना जिसमें हाई एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन से पर फॉल करे, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा दे और खुद लेस एनर्जी वाला फोटोन हमें ऑब्टेन हो जाए, तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा आप लोगों को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, सिर्फ फोटो एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, कोई स्कैटर्ड रेडिएशन हमें नहीं मिलती। जबकि कॉम्पटन इफेक्ट जिसमें हाई एनर्जी फोटोन यूज हो रहा होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन पर फॉल करेगा तो खुद एक तरफ लेसर एनर्जी से स्कैटर्ड हो जाएगा और फोटो एमिशन यानी इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं कॉम्पटन इफेक्ट का। ये थोड़ा इन दोनों में डिफरेंस जो आप लोगों के लिए बताना लाजमी था। फिर उसके बाद पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए ऐसा फोटोन चाहिए जिसकी एनर्जी ग्रेटर होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वही प्रोड्यूस करेगा पेयर प्रोडक्शन। यह फिनोमेना भी
चैप्टर नंबर 19 में हम पढ़ चुके हैं कि जब हाई एनर्जी गैमा रेडिएशन मूव करते हुए किसी न्यूक्लियस की फील्ड से गुजरेगी, ये एक न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस की फील्ड से गुजरने पर यही गैमा फोटोन कन्वर्ट हो जाएगा दो पार्टिकल जो एक दूसरे के एंटी हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। तो इस तरह यहां पर रेडिएशन ने या एनर्जी ने हमें दो पार्टिकल प्रोवाइड कर दिए, तो इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं पेयर प्रोडक्शन। और पेयर प्रोडक्शन के लिए लाजमी है कि इस गैमा फोटॉन के पास एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। कम एनर्जी पर ये फिनोमेना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये हम चैप्टर नंबर 19 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से पढ़ चुके थे। तो इस तरह ये गैमा की इंटरेक्शन थी मैटर के साथ डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी। अब नेक्स्ट इसी गैमा में ही कि ये गैमा जो हमने कहा एक्चुअली रेडिएशंस हैं, चार्जलेस और मासलेस फोटॉन पर कंपोज है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी ये नॉर्मल व्हाइट लाइट जो किसी बल्ब से या किसी भी सोर्स से एमिट हो रही हो, तो उसकी नेचर और इन गैमा फोटॉन की नेचर सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो एनर्जी का, और उस एनर्जी की वजह से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, बाकी इनकी नेचर सेम। दोनों स्पीड ऑफ द लाइट से मूव करते हैं, दोनों चार्जलेस और मासलेस हैं, दोनों फोटॉन पर कंपोज्ड हैं। अब हमने ये देखा हुआ है कि लाइट यही आम व्हाइट लाइट जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है, तो जितना डिस्टेंस कवर करती चली जाती है उतना इसकी इंटेंसिटी शिद्दत कम होती चली जाती है। तो ये जो इंटेंसिटी डिके हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसको डिके का नाम हम कह सकते हैं। तो उसके रूल अब हमें पढ़ने हैं। और जाहिर है जो गैमा फोटॉन है वो भी चार्जलेस मासलेस उसी तरह रेडिएशन है, तो गैमा फोटॉन भी जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा तो इसकी भी इंटेंसिटी डिके होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो किन रूल्स किन लॉज की मदद से इसकी एनर्जी कम इंटेंसिटी कम होती है, वही हमने पढ़ना है। अब देखिए इन रेडिएशन की जो इंटेंसिटी कम हो रही है वो जाहिर मीडियम पर डिपेंड करती है। एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए अलग रूल है, और मीडियम अगर कोई हो, वाटर हो या कोई और हो, लिक्विड हो या कोई और हो, तो उसके लिए अलग रूल है। तो पहले नंबर पर इन एयर, एक बार फिर एक्चुअली हम क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं, डिके या डिक्रीज ऑफ intensity of gamma radiations, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कहा पहले एयर के लिए अलग रूल और फिर मीडियम सब्सटेंस के लिए एक अलग रूल। तो इन एयर इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेडिएशंस, इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेडिएशंस decreases with distance, डिस्टेंस के साथ साथ कम होती चली जाएगी, obeying इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि इनका डिक्रीज करने का जो फिनोमिना है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के मुताबिक है। अब क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ? ये बात पहले भी हो चुकी है कि हर वो क्वांटिटी जो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जैसे ये कूलम्स लॉ K1 K2 ओवर आर स्क्वायर, जबकि यहां पर आर डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के दरमियान, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स Fg
इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहां पर भी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर भी डिस्टेंस है बिटवीन m1 एंड m2। तो जब भी कोई क्वांटिटी आर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो वो बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो लाइट या गैमा रेडिएशन की इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लें कि I इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें मैथमेटिकल पॉइंट से या न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज ये एक बल्ब है, यहां से कोई लाइट एमिट हो रही है और इस लाइट के एमिट होकर यहां पर हमने कुछ डिस्टेंस पर, सपोज 2 मीटर डिस्टेंस पर हमने एक डिटेक्टर, ये डिटेक्टर रख दिया और इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया है कि यहां तक जो रेडिएशंस पहुंच रही हैं सपोज वो 20 हैं। अब फिर वही यही सोर्स, और अब हमने ये डिटेक्टर रखा है इस सोर्स से 4 मीटर डिस्टेंस पर ये डिटेक्टर पड़ा है। तो आप देखो पहले डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर पर हमने डिटेक्टर रखा था और उसने रेडिएशंस काउंट की थी 20। अब हमने ये डिटेक्टर रखा है 4 मीटर के डिस्टेंस पर, अब ये कितनी काउंट करेगा इसी फार्मूले से। देखो पहले डिस्टेंस 2 मीटर था, अब डिस्टेंस क्या हो गया 4 मीटर, यानी डिस्टेंस पहले से डबल हो गया। तो जब डिस्टेंस डबल हो गया तो स्क्वायर में है, तो डबल का जब स्क्वायर ले 2 का स्क्वायर ले तो 4 आएगा। तो इसका मतलब है इंटेंसिटी कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स कम हो जाएगी स्क्वायर लेने की वजह से। डबल का हमने स्क्वायर लिया, पहले डिस्टेंस 2 मीटर था, अब डिस्टेंस 4 मीटर, डिस्टेंस डबल, और डबल का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 4। तो इस तरह इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। पहले इंटेंसिटी कितनी थी 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5। तो अब ये जो डिटेक्टर है ये डिटेक्टर कितनी रेडिएशन काउंट करेगा, ये 5 रेडिएशन काउंट करेगा। उस पहले वाले का ने 20 काउंट की थी, तो अब ये 4 टाइम्स कम होते हुए 5। इस बात को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और एयर में रेडिएशन की इंटेंसिटी इस लॉ को ओबे करते हुए डिके होती है, कम होती चली जाती है। ये तो था एयर में। उसके बाद अब कोई मीडियम, कोई भी लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और उसकी बात करते हैं, बल्कि इन्होंने सॉलिड्स का लिखा है इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में अब रूल लिख लें कि इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेडिएशंस डिक्रीजेस या डिकेज ओबे डिकेज एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली डिके होती है। अब एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ लें। देखो बिल्कुल उसी तरह जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं एक टर्म, ज्योमेट्री में बल्कि पढ़ते हैं एक टर्म पाई, और इस पाई की वैल्यू होती है 3.14 और या 22/7। ये एक कांस्टेंट नंबर जिसको पाई से इंडिकेट किए हुए है ज्योमेट्री मैथ की ब्रांच में। इसी तरह एक और है मैथ की ब्रांच कैलकुलस, वहां पर ये ई का एक सिंबल, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम यूज करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये एंटी लॉग नेचुरल होता है। बायो वालों के लिए इतना कोई जाहिर जरूरी नहीं, सिर्फ उनको नाम याद करना पड़ेगा
कि ई जो एक्सपोनेंशियल एक कांस्टेंट नंबर, इसकी वैल्यू है शायद 2.71 या 73, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही। बहरहाल ये एक्सपोनेंशियल एक कांस्टेंट नंबर जिसको ई से इंडिकेट करते हैं और इसकी वैल्यू 2.71 या 2.73। और गैमा रेडिएशंस की इंटेंसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, डिके होती है। इसको भी उसी तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हुए जैसे पहले लिखा था, ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है I इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस म्यू एक्स। अब इनमें ये टर्म्स क्या क्या है वो अब आप लोगों को बतानी है। हाँ जी, इस तरह देखें आप लोगों को समझाने के लिए कि सपोज ये कोई सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ग्लास, कुछ भी। अब ये रेडिएशंस मूव करते हुए इस सरफेस पर फॉल करते हुए यहां पर जब इस मीडियम के अंदर, सॉलिड के अंदर एंटर होने लगी, तो सपोज करते हैं इस वक्त इनकी इंटेंसिटी है आई नॉट। तो आई नॉट क्या हुआ? इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस एंटरिंग इन अ सॉलिड। अब जाहिर है जब ये रेडिएशन इस सॉलिड में एंटर होंगी तो इनकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली कम होती चली जाएगी। अब सपोज ये डिस्टेंस x कवर करते हुए, ये x क्या है? डिस्टेंस है जो सॉलिड में रेडिएशन कवर करेंगी। तो x डिस्टेंस कवर करने के बाद अब जो रेडिएशन की इंटेंसिटी बचती है उस इंटेंसिटी को I से इंडिकेट करते हुए हैं। E तो आपको बताया था कि इस तरह ये नंबर। म्यू क्या है? अब म्यू इस मीडियम इस सॉलिड का कांस्टेंट है। दोबारा सुन लें कि आई नॉट म्यू की बात बाद में करते हैं। E एक कांस्टेंट टर्म, एक कांस्टेंट नंबर, ज्योमेट्री सॉरी कैलकुलस मैथ के मुताबिक I naught initial intensity of the radiations, I is the intensity of the radiation after covering the distance x in the solid, and mu is the constant term of the solid. अब इसी mu के बारे में जाहिर है अब ये जितने भी सॉलिड्स हैं, ग्लास है, आयरन है, कॉपर है या कोई और भी है, उन सब में रेडिएशन एक ही तरह से डिके नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। किसी में जल्दी डिक्रीज हो जाएगी, किसी में देर से डिक्रीज होगी, लेकिन बारह डिके या डिक्रीज जरूर होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन की इंटेंसिटी जो डिके हो रही है ये डिस्टेंस के साथ साथ मीडियम पर, सॉलिड पर भी डिपेंड करती है। तो मीडियम या सॉलिड की वो टर्म जिस पर ये इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है उसी को हमने म्यू का नाम दिया हुआ है। और ये म्यू हर सॉलिड का, हर मीडियम का कांस्टेंट होगा। आयरन के लिए कोई एक इसकी वैल्यू, ग्लास के लिए कोई और इसकी वैल्यू, कॉपर के लिए कोई और इसकी वैल्यू, हर एक सॉलिड का ये कांस्टेंट। इसी म्यू को बोलते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड। क्या बोलते हैं इस म्यू को? लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड। ये तो था डिके ऑफ इंटेंसिटी ऑफ गैमा रेडिएशंस, ऑफ लाइट रेडिएशंस, एयर में अलग और सॉलिड में अलग। नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे हैं फ्लोरेसेंस के बारे में। आप इसकी डिपेंडेंस भी चेक कर लें कि ये म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है। म्यू दो चीजों पर, एक तो जाहिर है इस मीडियम पर, दूसरा इस फोटोन के एनर्जी पर।
फोटॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर, इंटेंसिटी ज्यादा आगे तक चली जाएगी। फोटॉन की एनर्जी कम होगी तो जल्दी ये खत्म हो जाएगी इंटेंसिटी। तो इन दो चीजों पर म्यू की वैल्यू डिपेंड कर रही है। ये था म्यू और डिके ऑफ इंटेंसिटी। अब उसके बाद फ्लोरोसेंस, एक और प्रॉपर्टी जिसको आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। चलिए, फ्लोरोसेंस और हमारे पास एक न्यूट्रॉन की इंटरेक्शन आ गई, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। अभी इस लेक्चर में यही इंटरेस्टिंग तक ही। अल्लाह हाफिज।